ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। ZBC सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, मगर मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़ सकती है। Iran wants to negotiate this. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि 70% मुज़ाहिरीन को गैर मुल्की अनासर ने भड़काया, लेकिन हालात पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी कौम जल्द ही जुल्म से निजात हासिल कर लेगी। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו. ईरान में मुजाहिरों के दौरान शेर और सूरज वाला तारीखी झंडा फिर नुमाया। जानिए इस झंडे की तारीखी अहमियत क्या है। रजा पहलवी का नया बयान, कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले इदारे जायज हदफ हैं। 4 روز اخیر با تظاهرات میلیونی پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه درآوردید. इस्तकबाल के बाद रुकावटों का इल्जाम, KP के वजीर आला सोहेल आफरीदी का शिकवा और सिंध हुकूमत की माजरत। जिस तरह हम पर पुलिस गर्दी की है, जिस तरह हमारे रोड बंद किए, जिस तरह रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर हमें छोड़ा, इंशाल्लाह ये भी हमें हमेशा याद रहेगा। ये भी जानिए कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की अचानक मौत की तहकीकात करने वाले पुलिस अफसर ने BBC को क्या बताया। जानिए दुनिया के ताकतवर तरीन क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, जो मुस्तकबिल में कंपनियों और ममालिक की कामयाबियों और नाकामियों की पेशगोई कर सकेगा। भारत में 9 दिन में 20 अफराद को मौत के घाट उतारने वाले हाथी की तलाश। दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ती सर्दी की लहर। जानिए क्या पाकिस्तान में कोई गैर मामूली सिस्टम दाखिल होने वाला है। और सुनिए BBC रीड्स में कोमा से बाहर आने वाले एलेक्स की कहानी, जिसका कहना है कि माँ हमारा जिनसी इस्तेसाल करती और शनासा मर्दों से भी रैप करवाती। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें वो खुद को वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने ऐलान किया कि जनवरी 2026 से वो जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला के अबूरी रहनुमा के तौर पर काम कर रहे हैं। ख्याल रहे अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई की थी, जिसमें मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके मनशियात और असले से मुतल्लक इल्जामात के तहत न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया था। ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया अबूरी दौर में वेनेजुएला और उसके तेल के असासों की निगरानी करेगी। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जबकि BBC के ज़राए और इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक हुकूमती क्रैकडाउन में शिद्दत आने के साथ अब तक सैकड़ों मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। इतवार के रोज तेहरान में मौजूद ज़राए ने दावा किया कि यहाँ हालात इंतहाई खराब हैं। हमारे बहुत से दोस्त मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बराह रास्त गोलियां चला रही थी। ये जंगी इलाके जैसा मंजर है। सड़कें खून से भरी हुई हैं। लाशों को ट्रकों में डालकर ले जाया जा रहा है। BBC ने तेहरान के करीब एक मुर्दाखाने की फुटेज में तकरीबन 180 लाशों के बैग गिने हैं। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि मुल्क भर में 495 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसी एजेंसी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बदअमनी के दौरान मजीद 10,600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिका ने मुजाहिरीन की हलाकतों के मामले पर ईरान में मुदाखलत की धमकी दी थी।
ताहम एतवार के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत ने उनसे राब्ता किया है और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ताहम सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को मुलाकात से पहले भी कार्रवाई करना पड़ सकती है। सदर ट्रंप ने इस बात की मजीद वजाहत नहीं की कि अमेरिका किन इकदामात पर गौर कर रहा है, लेकिन इतवार को उन्होंने कहा कि हम कुछ निहायत सख्त ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Thank you very much, everybody. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर सहाफियों को तफसीलात बताए बगैर एक रिपोर्टर को बताया, हाँ, उन्होंने कल फोन किया। उन्होंने कहा ईरान के रहनुमा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, हो सकता है हम उनसे मुलाकात करें। मेरा मतलब है कि मुलाकात की मंसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन जो कुछ हुआ है इसकी वजह से हमें कुछ इकदाम उठाना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात की मजम्मत करने के लिए मुल्क भर में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। प्रेस टीवी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस हवाले से तस्वीर भी पोस्ट की हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि इसमें हर तबका हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में जारी एहतजाज इब्तिदा में पुरअमन थे और हुकूमत ने मुजाहिरीन के जायज मुतालबात सुनकर इक्तिसादी इस्लाहात भी शुरू कर दी थी। मुजाहिरे दिसंबर के आखिर तक कमजोर थे, लेकिन जनवरी के आगाज में एहतजाज ने एक नया रूप इख्तियार किया और नए अफराद और दहशतगर्द अनासर की मुदाखलत से ये मुजाहिरे पुरतशद्दद और खूनरेज बन गए। अराक्ची ने कहा कि बाज मुजाहिरीन को हथियार दिए गए और उन्होंने न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों बल्कि आम शहरियों पर भी फायरिंग की, जिसका मकसद जानी नुकसान बढ़ाकर अमेरिका को मुदाखलत का बहाना फराहम करना था। And as the government started to listen to those protesters, in return, the government also started to respond to their demands. On the third day, the 30th of December, these demonstrations were almost absent. However, with the 1st of January, protests reignited, yet in a different fashion. I would like to make clear that these protests went through a number of phases. First, it was calm and peaceful. Then it started to reignite in a different fashion as new individuals infiltrated these protests and they turned violent. उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने मुजाहिरों में तशद्दुद को हवा दी और बाज अनासर को इस पर उकसाने का सबब बनी। वजीर खारजा के मुताबिक दाइश और दीगर दहशतगर्द अनासर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया, बाज के गले काट दिए और कुछ को जिंदा जला दिया। इस दौरान सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें दुकानें, अस्पताल, बसें और हत्ता के 350 मसाजिद भी शामिल हैं। जख्मी अफराद को भी हदफ बनाया गया और बाज अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। अराक्ची ने कहा कि कुछ अफराद को बड़ी रकूम देकर पुलिस स्टेशनों और दीगर अहदाफ पर हमलों के लिए भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए। अराक्ची ने कहा कि जल्द गिरफ्तार किए गए अफराद के एतराफी बयानात और शवाहिद अवाम के सामने पेश किए जाएंगे और तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुजाहिरों में शामिल 70% अफराद को गैर मुल्की अनासर ने भड़काया, जबकि 30% मुजाहिरीन पुरअमन थे।
जिनके मुतालबात भी जायज थे। हुकूमत इन पुरअमन मुजाहिरीन के मुतालबात को तस्लीम करती है और उनके लिए कानूनी और अदालती रास्ते खुले रखे गए हैं। इराकची ने यकीन दहानी कराई कि ईरान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया गया है और जल्द इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी ताकि सरकारी इदारे और सफारत खाने मामूल के मुताबिक काम कर सकें। वजीर खारजा ने आखिर में सफारतकारों और अवाम की सब्र इस्तकामत के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत ने हालात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और पुरअमन मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान जल्द ही जालिम की कैद से आज़ाद हो जाएगा। इसराइली वजीर आजम ने काबीना के हफ्तावार इजलास में कहा कि हम सब उम्मीद करते हैं कि ईरानी कौम जल्द ही जुल्म के बंधन से आज़ाद हो जाएगी और जब वो दिन आएगा इसराइल और ईरान एक बार फिर दोनों कौमों के लिए खुशहाली और अमन से भरे मुस्तकबिल की तामीर के लिए वफादार शराकतदार होंगे। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. याद रहे कि ईरान में मुजाहरे शुरू होने के 15 दिनों में अमरीकी और इसराइली हुकाम ने उनकी हिमायत की थी। ईरानी हुकाम इन मुजाहरों का जिम्मेदार इसराइल की तरफ से तरबियत याफ्ता अफराद को करार देते हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क, और इसे 12 रोज़ा जंग का तसलसल करार देते हैं। आज पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि फौजी हमले की सूरत में इसराइल और अमरीकी फौजी और जहाज रानी के मराकज़ हमारे लिए जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान में 2 हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर वो तारीखी झंडा नजर आया है जिस पर शेर और सूरज बना हुआ है। ये निशान 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खमीनी के हुक्म पर सरकारी तौर पर ईरानी परचम और रियासती अलामतों से हटा दिया गया था। शेर और सूरज सदियों तक ईरानी कौमी शनाख्त, शाही इक़्तिदार और मजहबी व सकाफती रिवायात की अलामत रहे हैं। ये निशान कदीम ईरानी सल्तनतों यानी सफवी, काजार और पहलवी अदवार में परचमों, सिक्कों और सरकारी अलामात का हिस्सा था। सफवी दौर में इसे अली इब्ने अबी तालिब से जोड़ा गया, जबकि सूरज बादशाही इक़्तिदार की अलामत समझा जाता था। इनकलाब के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इस निशान की जगह लफ्ज़ अल्लाह और नारा अल्लाह अकबर को सरकारी अलामत बनाया। ताहम शेर और सूरज आज भी बहुत से ईरानियों के लिए माजी, कौमी तारीख और पहलवी दौर की याद की अलामत हैं। हालिया मुजाहिरों में इस झंडे की मौजूदगी को हुकूमत के खिलाफ मज़ामत और तारीखी शनाख्त की बाज़याफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इतवार की रात जारी होने वाले अपने ताज़ा तरीन बयान में रज़ा पहलवी ने कहा है कि उनकी राय में ईरान में हुकूमत को जाबिराना कुव्वतों की शदीद कमी का सामना है और लोगों पर फायरिंग में इजाफा इख्तियारात की वजह से नहीं बल्कि किराए के फौजियों की कमी और तेजी से हुकूमत गिरने का खदशा है। पहलवी ने कहा कि उनका ख्याल है कि अगले मरहले में मुजाहिरीन को इन तमाम इदारों और आलात पर गौर करना चाहिए जो हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे और मवासलात को मुनक़ता करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन और सिक्योरिटी और फौजी दस्तों को भी मुतनब्बे किया कि उनके पास मौका है कि वो आवाम के साथ शामिल होकर कौम के मददगार बने। इतवार की शाम एक्स चैनल पर पोस्ट की गई एक वीडियो में पहलवी ने कहा कि ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पहलवी के नाम का नारा लगाने वाले मुजाहिरीन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि ईरान में मुजाहिरीन तना नहीं है और ये कि बैनुल अक़वामी इमदाद जल्द पहुंच जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की कि इसमें शामिल मुमालिक किस किस्म की इमदाद फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम अकेले नहीं हैं, आलमी इमदाद भी जल्द ही पहुंच जाएगी। मेरे अगले पैगामात के लिए हमारे साथ रहें। हम जल्द ही अपने प्यारे ईरान को इस्लामी जमहूरिया से वापस लेंगे और ईरान में हर जगह आज़ादी और फतेह का जश्न मनाएंगे। ننگین جمهوری اسلامی با پرچم ملی ایران مزین شود. ما در آستانه بازپسگیری ایران عزیز از جمهوری اسلامی هستیم. خامنه‌ای و رژیمش چندین ضربه سنگین از شما خورده‌اند و نباید
به آنها مهلت تنفس دوباره بدهیم. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دورہ سندھ جو کراچی ایئرپورٹ پر ٹوپی اور اجرک کے ساتھ والہانہ استقبال سے شروع ہوا، اتوار کو سیاسی تلخی، الزامات اور جھڑپوں میں بدل گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ مزار قائد پر جلسہ روکنے کے لیے پولیس نے شیلنگ، لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کا سہارا لیا، جبکہ سندھ حکومت کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی کی اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی۔ سہیل آفریدی نے حیدرآباد سے کراچی واپسی کے دوران قافلے کا راستہ روکے جانے کا شکوہ کیا اور خبردار کیا کہ صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اس طرح کا رویہ مستقبل میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈھیر ساری عزت اور احترام سے نوازا، ہم انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور سندھ کی حکومت نے جو سندھ کی روایات کو روندا ہے، جس طرح ہم پر پولیس گردی کی ہے، جس طرح ہمارے روڈ بند کیے، جس طرح رات کے اندھیرے میں سنسان سڑکوں پر ہمیں چھوڑا، انشاءاللہ یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ دوسری جانب سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کسی بھی ممکنہ شکایت پر معذرت کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، مگر سڑکوں پر ریلی نکالنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ سندھ حکومت کے مطابق این او سی جاری کیا گیا تھا، تاہم پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ دانستہ تاخیر کی گئی اور کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اتوار کی شام باغ جناح کے اطراف پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپیں دیکھنے میں آئیں، جبکہ پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے جلسے کو فلاپ شو قرار دیا، جبکہ صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق جلسے میں ہزاروں افراد شریک تھے، مگر ناقص انتظامات کے باعث منظر واضح نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کے مطابق سہیل آفریدی کا دورہ عمران خان کی ہدایت پر شروع کی گئی اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہے، جبکہ دونوں جانب سے الزامات کے تبادلے نے صوبوں کے درمیان سیاسی کشیدگی کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک موت کو 32 برس گزرنے کے باوجود یہ واقعہ آج بھی سوالات اور شکوک کی زد میں ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق 8 جنوری 1993 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، مگر سیاسی بحران، طاقت کی کشمکش اور بعد ازاں سامنے آنے والے دعووں نے اس موت کو ایک مستقل بحث بنا دیا۔ جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز نے اپنی کتاب کراسڈ سورڈز میں انکشاف کیا کہ آرمی ہاؤس میں تعزیت کے دوران ایک نامعلوم شخص نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی اور کہا تھا جنرل صاحب کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ جملہ بعد میں پیدا ہونے والی قیاس آرائیوں کی علامت بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف آمنے سامنے تھے۔ کراچی میں فوجی آپریشن جاری تھا، مارشل لاء کی افواہیں گردش کر رہی تھیں اور فوج کو ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ ایسے میں آرمی چیف کی اچانک موت نے سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا۔ بعد ازاں جنرل آصف نواز کی بیوہ نصرت آصف نواز نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ان کے شوہر کی موت طبعی نہیں تھی۔ امریکی فرانزک لیبارٹری میں بالوں کے نمونے کے تجزیے میں آرسینک کی غیر معمولی مقدار کی نشاندہی نے معاملے کو مزید سنجیدہ بنا دیا، تاہم عدالتی تحقیقاتی کمیشن اور غیر ملکی ڈاکٹروں کی رپورٹس کے مطابق موت کی وجہ دل کا دورہ ہی قرار پائی۔ تحقیقاتی عمل میں شامل اس وقت کے ڈی آئی جی ڈاکٹر شعیب سڈل کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی فرانزک ماہرین کی تمام رپورٹس میں زہر دیے جانے کے کوئی شواہد نہیں ملے اور تحقیقات شفاف طریقے سے کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود شجاع نواز اور کئی مبصرین یہ سوال آج بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر سب کچھ واضح تھا تو تحقیقات کے بعض پہلو مکمل طور پر منظر عام پر کیوں نہ آ سکے اور سرکاری و عسکری حلقوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کیوں نہ کی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت باضابطہ طور پر تو ایک طبعی واقعہ قرار دی گئی، مگر سیاسی پس منظر، طاقت کی کشمکش اور متضاد رپورٹس نے اسے پاکستان کی تاریخ کے ان واقعات میں شامل کر دیا ہے جو فائلوں میں بند ہونے کے باوجود عوامی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ سامعین، یہ ایک سنہری فانوس کی مانند دکھائی دیتا ہے، مگر اپنے اندر کائنات کی سب سے سرد جگہ سموئے ہوئے ہے۔ کیلیفورنیا میں گوگل کے کوانٹم اے آئی لیب میں معلق یہ مشین والوو محض دنیا کا طاقتور ترین کمپیوٹر نہیں، بلکہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو فائنینشل سیکیورٹی، بٹ کوائن، حکومتی رازوں، عالمی معیشت اور مستقبل کی طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے۔
बीबीसी के एडिटर फैसल इस्लाम को सांता बारबरा में गूगल की इस हाई सिक्योरिटी सहूलत का दौरा करवाया गया, जहां कोई स्क्रीन या कीबोर्ड नजर नहीं आता। वॉल्वो दरअसल गोल्ड डिस्क्स का एक सिलसिला है जो सैकड़ों तारों के जरिए एक माया हीलियम रेफ्रिजरेटर से जुड़ा है, जो क्वांटम माइक्रोचिप को 0 डिग्री के करीब रखता है। गूगल के क्वांटम चीफ के मुताबिक वॉल्वो ने यह बहस खत्म कर दी है कि आया क्वांटम कंप्यूटर वो मसाइल हल कर सकते हैं जो रिवायती कंप्यूटर के बस से बाहर हैं। उनका कहना है कि इस चिप ने चंद मिनटों में ऐसा मसला हल किया जिसके लिए दुनिया के तेज तरीन क्लासिकल कंप्यूटर को खरबों साल दरकार होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा सिर्फ 0 या 1 में महदूद नहीं रहता, बल्कि क्यूबिट्स बैक वक्त कई हालतों में मौजूद हो सकते हैं। वॉल्वो में 105 क्यूबिट्स हैं, जबकि दुनिया भर में हदफ एक ऐसी मशीन तैयार करना है जिसमें 10 लाख क्यूबिट्स हों, ताकि दवासाजी, तवानाई, माहौलियात और केमिस्ट्री जैसे पेचीदा मसाइल बगैर गलती हल किए जा सकें। माहिरीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी अद्वियात की दरियाफ्त, खुराक की पैदावार, तवानाई के जखीरे और माहौलियाती तब्दीली जैसे मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। बाज मुहक्किकीन का तो ये भी मानना है कि हकीकी मसनूई ज़हानत सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए ही मुमकिन होगी, ताहम इस ताकत के साथ खदशात भी वाबस्ता हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग मौजूदा क्रिप्टो सिस्टम्स और बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को गैर महफूज बना सकती है, जिसके बायस दुनिया भर में डाटा और माली निजाम को असर नो महफूज बनाने की दौड़ शुरू हो चुकी है। अमेरिका, चीन और बरतानिया इस मैदान में सबकत हासिल करने के लिए सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। माहिरीन इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट या खलाई दौड़ से तशबीह देते हैं। अगर इंटरनेट और मसनूई ज़हानत ने सदी की पहली चौथाई को मुतय्यन किया तो आने वाले 25 बरस बिलाशुबा क्वांटम दौर के आगाज के होंगे, एक ऐसा दौर जो साइंस फिक्शन से निकलकर मुआशी और जुग्राफियाई हकीकत बन जाएगा। एक जंगली हाथी ने इंडिया की रियासत झारखंड में गुज़िश्ता 9 दिन में 20 अफराद को हलाक कर दिया है, लेकिन हुकाम अब तक इसे पकड़ने में नाकाम रहे हैं। ये अमवात 1 से 9 जनवरी के दरमियान झारखंड के एक मगरबी जिला में हुई, जहां एशिया के घने जंगलात वाक़े हैं। इस इलाके में ऐसे वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं, जिसकी वजह हुकाम और मुहक्किकीन के मुताबिक जंगलात में कमी और हाथियों की गुजरगाहों के करीब बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियां हैं। हुकाम के मुताबिक इस वक्त 100 से ज्यादा एहलकार हाथी की तलाश में हैं। डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर कुलदीप मीना ने कहा है कि ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। उनके मुताबिक खित्ते में एक ही मर्द हाथी से जुड़ी इतनी ज्यादा अमवात का ऐसा वाकया पहली बार पेश आया है। उनके मुताबिक पूरे इलाके को अलर्ट किया जा चुका है ताकि मजीद जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कुलदीप कहते हैं कि इनकी फौरी तरजीह हाथी का सुराग लगाकर उसे जंगल में महफूज तरीके से पहुंचाना है। फॉरेस्ट हुकाम के मुताबिक ये हाथी नौजवान, फुर्तीला और रात के वक्त बार बार जगह तब्दील कर लेता है और इसी वजह से इसे पकड़ा नहीं जा पा रहा। हुकाम ने मुकामी लोगों को रात के वक्त घर के बाहर सोने से मना किया है। डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर कुलदीप मीना का कहना है कि इब्तिदाई तजज़िये से ऐसा लगता है कि शायद ये हाथी इस वक्त ऐसी जिस्मानी हालत में है जिसमें जानवरों का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जारिहाना हो जाते हैं। हुकाम का कहना है कि यह रवैया 15 से 20 दिन में खत्म हो सकता है। उनका यह भी मानना है कि यह हाथी मुमकिन तौर पर अपने बाकी साथियों से बिछड़ने की वजह से भी ऐसा रवैया अपना रहा है। होशियार खबरदार, आइंदा चंद रोज में यख बस्ता हवाएं, बारिश और तूफान, पहाड़ी इलाकों समेत कई मैदानी इलाकों में बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे और पाकिस्तान में दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ती सर्दी। इस नौयत के मुख्तलिफ पैगामात इतवार की दोपहर से ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गर्दिश करते दिखाई दिए। यही नहीं बल्कि इनमें सिंध से लेकर बलोचिस्तान और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, यालाबारी और बर्फबारी के दावे मौजूद थे। ऐसा ही एक पैगाम साबिक वफाकी वजीर उमर सैफ की जानिब से भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें एक मौसमियाती वेबसाइट की तस्वीर के साथ दावा किया गया कि एक पोलर वॉर्टेक्स की वजह से अगले 8 से 10 दिन में शदीद सर्दी मुतवक्के है, जिसकी वजह साइबेरिया का ज्यादा दबाव वाला निजाम होगा। क्या वाकई पाकिस्तान में अनकरीब ऐसा सिलसिला आ रहा है जो तलागंग और चकवाल में भी बर्फबारी का बाइस बन सकता है? महकमा मौसमियात ने इन इतलात को गुमराह कुन करार दे दिया है।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर बाबर के मुताबिक ऐसा कोई गैर मामूली मौसमी निज़ाम पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा जो दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दे। उनका कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में सर्दी मामूल के मुताबिक है और दर्जा हरारत अगरचे कुछ मुकामात पर सिफर तक पहुंचा मगर मनफी सतह पर नहीं गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी में दर्जा हरारत मामूल से कदरे ज्यादा और बारिशें मामूल से कम रहने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने बताया है कि 18 जनवरी के बाद बारिशों का एक आम निज़ाम बन सकता है जिसके बायस बालाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी मुतवक्के है। ताहम ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले पोलर वर्टेक्स जैसे दावों से कहीं मुख्तलिफ और कम शिद्दत का होगा। महकमा मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि गैर मुसद्दिका सोशल मीडिया अलर्ट्स पर यकीन करने की बजाय सरकारी मौसमी पेशगोइयों पर एतमाद करें। कोमा से बाहर आने के बाद एलेक्स को मुसलसल ये एहसास सताता रहा कि उसका अपनी मां से ताल्लुक मामूल के मुताबिक नहीं था। ये उलझन उस वक्त एक तल्ख हकीकत में बदल गई जब मां का इंतकाल हुआ और माजी के कई पोशीदा पहलू उस पर आश्कार हुए। BBC मुंडो की इस खसूसी रिपोर्ट में जाती तजर्बात, नफ्सियाती कर्ब और खानदानी ताल्लुकात के नाजुक पहलुओं को बयान किया गया है। रिपोर्ट में शामिल बाज़ तफसीलात हसास नौयत की हैं जो कुछ सामीन के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। ये बात है 1982 की, जब 18 बरस के एलेक्स मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी होकर मुस्तकिल बेहोशी यानी कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था कि कोमा से निकलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं, मगर मार्क्स को पक्का यकीन था अपने जुड़वा भाई के होश में आने का। एलेक्स बताते हैं कि वो तमाम वक्त मेरे साथ रहा, मुझसे बातें करता रहा, मुझे मौसीकी सुनाता रहा। फिर एक दिन अचानक मैं उठा, उसे देखा और कहा, हेलो मार्क्स। फिर एलेक्स ने एक औरत को देखा जो उनके बिस्तर के गिर्द दीवानावार चक्कर लगा रही थी और रोए जा रही थी। वो कहते हैं, मैंने भाई से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये हमारी माँ है, लेकिन मैं उन्हें ना पहचान पाया। मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं था, बस ये याद था कि मेरे कमरे में मौजूद लड़का मेरा जुड़वा भाई है और उसका नाम मार्क्स है। डॉक्टरों के मुताबिक सर पर सख्त चोट और कोमा के बाद याददाश्त खो जाना मामूल की बात है, लेकिन एलेक्स के केस में तो वो भी हैरान थे। एलेक्स को खुद से या किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने भाई के बारे में याद था। एलेक्स कहते हैं कि एक जैसे जुड़वा भाइयों को एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। एक को मालूम होता है दूसरा क्या सोच रहा है, वो एक दूसरे को समझते हैं। ये इतनी ही सादा बात है। 18 साल की उम्र में बरतानवी शहरी एलेक्स खुद को ऐसा बच्चा महसूस कर रहे थे जिसका सिर्फ जिस्म बालिग हुआ हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही थी और एक बच्चे की तरह बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जैसा कि जूतों के तस्मे बांधना भी सीखना पड़ रही थीं। मार्क्स ने उनकी मदद करने की जिम्मेदारी संभाली, रोज़मर्रा के कामों में ही नहीं बल्कि माजी की भूली बातें याद कराने जैसे मुश्किल काम में भी। मार्क्स कहते हैं कि मैंने एलेक्स को बताया कि हम बस एक आम सा ख़ानदान थे। मैंने उसे साहिल समंदर पर खींची गई हमारी तस्वीरें दिखाईं। वो उन्हें देखता और कहता कि अच्छा, ये हम बतौर ख़ानदान छुट्टियां मना रहे थे। इससे ज़्यादा तफसील की ज़रूरत ना होती, बस ये जानने में दिलचस्पी होती कि हम जा कहाँ रहे थे, हमारे पास कार कौन सी थी, बस इसी तरह की बातें। कौमे से बाहर आने के बाद भी एलेक्स ने कई माह अस्पताल में गुजारे। घर आने पर एलेक्स को मालूम हुआ कि वो और उनका भाई अपनी माँ की पहली शादी से थे और जब उनकी उम्र सिर्फ 3 हफ्ते थी तो उनके वालिद जॉन लुइस एक कार हादसे में चल बसे थे। एलेक्स को ये भी मालूम हुआ कि उनकी वालदा के दूसरे शौहर जैक डडली से भी 2 बच्चे हैं, ओलिवर और अमेंडा। अस्पताल से वापस आने के बाद भी एलेक्स अपनी ज़िंदगी की कहानी जानने के लिए मार्क्स के मोहताज रहे। एलेक्स ने वजाहत की कि मेरे भाई ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाया, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे उससे पहली बार मिल रहा हूँ। मार्क्स ने बताया कि वो नौकरी करता है और वालिदैन के साथ नहीं रहता। मैं उसकी कही हर बात पर यकीन करता गया। मार्क्स ने अपने दोस्तों से ताल्लुकात बनाने में भी एलेक्स की मदद की। खाने की दावतों से पहले मार्क्स उन्हें बता देता कि अब वो किससे मिलने वाले हैं, इस ताल्लुक की नौयत क्या है और वो कितने अरसे से उन्हें जानते हैं।
مارکس نے کہا کہ ایلیکس لوگوں سے ملتے اور ایسا ظاہر کرتے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے وہ سب کو جانتے ہیں۔ وہ بس ایک عام سا 18 سالہ لڑکا نظر آنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان کی یادداشت کھو جانے کا علم ہو اور ان کا رویہ بدل جائے۔ رفتہ رفتہ ایلیکس کو خاندانی رشتوں کی پہچان ہونے لگی، مگر 2 افراد سے تعلق بنانا بہت مشکل ثابت ہوا۔ ایلیکس نے بتایا کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ سے تعلق قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ وہ ایک مختلف عورت تھی، میں اس تعلق کو سمجھ نہیں پایا۔ دوسرا شخص جس سے ایلیکس کو تعلق قائم کرنے میں مشکل پیش آئی وہ ان کی ماں تھی۔ وہ کہتے ہیں کسی وجہ سے میں ان سے مکمل طور پر جڑ نہیں پایا۔ میرے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ وہ میری ماں ہیں۔ پھر ستیلے باپ جیک عمر میں بہت زیادہ بڑے اور سخت گیر تھے۔ ایلیکس نے بتایا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تو ہم کھڑے ہو جاتے اور سر کہہ کر انہیں مخاطب کرتے۔ ہم بن بلائے گھر کے اس حصے میں نہیں جاتے تھے جو ان کے استعمال میں تھا۔ ہم صرف اس وقت ان سے بات کرتے جب ان کی طرف سے ایسا کرنے کی اجازت ہوتی۔ مارکس کے مطابق ان کی والدہ جل دراز قامت، بلند آہنگ، ملنسار اور بلا کی خوبصورت تھی۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہ سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے۔ 1990 میں جیک کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال بعد جل بھی نہ رہیں۔ ماں کے مرنے پر ایلیکس خاصے افسردہ تھے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں ماں سے انس ہو گیا تھا۔ ایلیکس اپنا ماضی بھول چکے تھے، اس لیے ماں کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے تھے جو کوما سے نکلنے کے بعد انہیں چند سالوں میں معلوم ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں 18 سال کا تھا جب ان سے ملا اور 30 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئیں۔ میں انہیں بہت پسند کرتا تھا۔ ان کی وفات پر میں روتا رہا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رو رہا، جیسے کسی کو بھی ان کے مرنے کی پرواہ نہیں۔ تب میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں۔ جل نے اپنا کمرہ اور چھت کے اوپر والا کمرہ مختلف اشیاء سے بھر رکھا تھا۔ تدفین کے بعد ایلیکس اور مارکس کو وہاں سے بعض عجیب و غریب چیزیں ملیں۔ ان میں رشتہ داروں کی طرف سے ایلیکس اور مارکس کو بھیجے گئے ایسے تحفے بھی تھے جو ان تک کبھی پہنچائے ہی نہیں گئے۔ ان کی والدہ کے کمرے سے ایک چھوٹی الماری بھی ملی جو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ مارکس کہتے ہیں دراز میں سے ہمیں میری اور ایلیکس کی ایک تصویر ملی جب ہم تقریباً 10 سال کے تھے، بالکل برہنہ، لیکن ماں نے اس تصویر میں ہمارے چہرے کاٹ دیے تھے۔ ایلیکس کو یہ بات بھی عجیب لگی کہ ان کے بھائی مارکس اور اولیور دونوں ہی نفسیاتی علاج کروا رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی تھراپی آزمائیں گے، شاید اس طرح اپنے بارے میں کوئی اہم بات جاننے کا موقع ملے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ ماضی میں شاید ایسا کچھ ہوا ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا۔ ایلیکس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے جن کے پاس ان کے بھائی جاتے ہیں، لیکن پیشہ ورانہ اصولوں کے تحت وہ معالج ان کے بھائیوں کے سیشنز کے بارے میں کوئی بھی تفصیلات نہ بتانے کی پابند تھیں۔ مگر ایک سیشن کے دوران ایلیکس کو غیر متوقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کچھ ایسے سوال پوچھے جنہوں نے میرے اندر کوئی احساس بیدار کر دیا۔ میں کسی وجہ کے بغیر ہی رونے لگا۔ تب ماہر نفسیات نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے بات کرنا ہوگی اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ سچ کیا ہے۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ مارکس کچن میں تھے۔ میں اندر گیا، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں نے ہمارا جنسی استحصال کیا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ مارکس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور تصدیق کی کہ میں نے ابھی جو کہا وہ سچ ہے۔ مارکس نے بتایا کہ ان کی ماں اپنے بچوں کا جنسی استحصال کرتی تھی، اپنے جاننے والے مردوں سے بھی اپنے بچوں کا ریپ کرواتی تھی، مگر شوہر جیک کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ بھائی کے بتانے پر بھی ایلیکس کو یہ واقعات یاد نہ آ سکے، لیکن ان انکشافات کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ 32 سال کی عمر میں ایلیکس کو اپنا ماضی پھر سے تعمیر کرنا پڑا۔ مارکس کہتے ہیں کہ جب ایلیکس کو ہوش آیا مگر یادداشت گم ہو گئی تو ان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو ایلیکس کو سارا سچ بتا دیتے یا جھوٹ بول کر انہیں ماضی کے بوجھ سے آزاد کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ کوما سے اٹھنے والے 18 سالہ لڑکے کو خوشی دے سکتے ہیں تو کڑوا سچ کیوں بتائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایلیکس کے سوال پیچیدہ ہوتے گئے۔ مارکس کہتے ہیں کہ اس روز
جب میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا تو کرچیوں کے ساتھ سب کچھ بکھر گیا۔ رفتہ رفتہ ایلیکس اپنے ماضی کے بارے میں مزید جاننے لگے۔ انہیں معلوم ہوا کہ استحصال کا سلسلہ تب رکا جب وہ دونوں 14 سال کے ہوئے اور مارکس نے مزاحمت شروع کی، مگر بدقسمتی سے سوتیلے بھائی اولیور کا استحصال تب بھی جاری رہا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ سب بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب میری یادداشت گئی تو میں نے اپنے احساسات بھی کھو دیے تھے، لیکن ان انکشافات کے بعد میں جذبات کے بگولوں میں گر گیا۔ مجھے ہر چیز ہی بری لگنے لگی، یہ بھی کہ حادثے کے بعد انجانے میں اپنے والدین کے گھر کیوں رہتا رہا۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ اس تجربے نے انہیں مارکس یہاں تک کہ چھوٹے بھائی اولیور کو بھی مجبور کیا کہ زیادہ بات کریں، کھل کر بات کریں اور بہتر اور مضبوط انسان بننے کی کوشش کریں۔ ایلیکس نے بعد میں ان فلاحی اداروں کے ساتھ کام کیا جو جنسی استحصال کا شکار افراد کی مدد کرتے ہیں۔ آج ایلیکس اور مارکس دونوں کے 2 بچے ہیں جو ہم عمر ہیں۔ وہ نئی اور خوشگوار یادیں بنا رہے ہیں۔ 2013 میں ایلیکس اور مارکس نے جوانا ہاچکن کے ساتھ مل کر اپنی خودنوشت ٹیل می ہو آئی ایم شائع کی۔ 2019 میں نیٹ فلکس نے اس پر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی۔ اور